हाँ भाई, सिंपल से 2-3 क्वेश्चन कर लो तब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मिनट हैंड का ओमेगा क्या होगा? जल्दी से। Find omega of minute hand and second hand of a clock. कैसे कैसे आएगा ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। थीटा बाई टी। तो अगर हम लोग अगर पूरे एक रिवॉल्यूशन का, एक रोटेशन का बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल रोटेटेड कितना होगा एक रोटेशन में? 2 पाई। 2 पाई। ओके, ठीक है सर्विस। और टाइम कितना लगेगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स। मिनट हैंड है ना, तो मिनट हैंड पूरा 1 घंटा में एक राउंड घूमेगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड हैंड का क्या होगा? ओमेगा ठीक है सर्विस। और ये फॉर्मूला हम लोग इससे लगा पड़ रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लगा पा रहे हैं। नहीं तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगाना पड़ता। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन। इसमें भी अगर एक रोटेशन का बात करो तो एंगल रोटेटेड होगा 2 पाई 360 डिग्री और टाइम टेकन है 60 सेकेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। सेम आवर एंड का हम लोग बता सकते हैं, किसी भी का पूछा तो हम लोग डायरेक्टली थीटा बाई टी कर देंगे अगर यूनिफॉर्म है तो। सर हाँ सर वो पाई की वैल्यू 180 डाल के कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, पाई की वैल्यू 180 नहीं डाल सकते है ना, वो तुम्हारे डिग्री में आ जाएगा फिर। तो डिग्री के टर्म में अगर तुम आंसर लिखना चाहो तो फिर कर सकते हो। ओके सर। 6 डिग्री पर सेकेंड ऐसा कुछ लिख सकते हो फिर। बट फिर वहाँ पर हम लोग का ऐसा यूनिट रेडियन है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर रेडियन में देंगे। ओके सर। ओके नेक्स्ट, और कोई यूनिट हो सकता है क्या ओमेगा का? ओमेगा कोई और यूनिट हो सकता है? अभी तक हम लोग क्या बात किया? यूनिट ऑफ ओमेगा क्या था? रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा क्या होता है? एंगल रोटेटेड प्रथम ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, बस वो बताया था कि ये
कि ओमेगा ऑफ मिनट हैंड क्या होगा और सेकंड हैंड क्या होगा। सिंपल सा एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन, और कुछ भी नहीं किया अभी। ओके सर। यूनिट ऑफ ओमेगा क्या होगा? एंगल रोटेटेड अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग कभी कभी इसको ऐसा भी बोल देते हैं, जैसे ऐसा भी इसको बोल सकते हैं ना कि वन रोटेशन में कितना टाइम लगा। तो इसको हम लोग इसका यूनिट आरपीएम में भी मेजर करते हैं, रोटेशन पर मिनट। इसमें भी हम लोग इसका कभी कभी यूनिट मेजर करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट रोटेशन पर मिनट टू रेडियन पर सेकेंड, कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ प्रथम, वो बाइक में ऐसा देता है ना आरपीएम 1000 आरपीएम ऐसा कुछ। तो वैसे अगर आरपीएम है या फिर रोटेशन पर सेकेंड है तो उसको रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर सिंपल है। हाँ 1/60 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, जो और एंगल रोटेट बाय टाइम टेकन होगा उसे 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रोटेशन पर टाइम आ जाएगा। तो 1 रोटेशन पर सेकेंड आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रेडियन पर सेकेंड चाहिए। हाँ तो सर उसका उल्टा कर देंगे ना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं, मान लो तुम्हारे पास ऐसा है x x रोटेशन पर मिनट, ठीक है? इसका मतलब है कि ये x बार गोल गोल घूम रहा है 1 मिनट में। तो तुमने क्या किया, इसको x/60 कर दिया, तो ये हो गया x/60 रोटेशन पर सेकेंड। बट मुझे चाहिए कि रेडियन पर सेकेंड में चाहिए। सर वो x की जगह x n इंटू 2 पाई। एग्जैक्टली x की जगह अगर x रोटेशन हो रहा है, मतलब एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो x रोटेशन इक्वल टू x इंटू 2 पाई रेडियन, इतना रेडियन पर सेकेंड। जस्ट यूनिटरी मेथड है। कभी भी हम लोग आरपीएम तुमको दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसी का यूनिट रहेगा, बस कन्वर्ट कर लेना। डन। हाँ दिग्विजय, देखो स्टार्टिंग से बिल्कुल आराम से सोचो, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान सर लो, हाँ सर आपने 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया? वन रोटेशन मतलब क्या होता है? वन रोटेशन मतलब पूरा एक सर्किल, यस सर। और एक सर्किल अगर कोई भी चीज अगर एक सर्किल घुमा तो वो कितना एंगल घुमा? ओके 2 पाई 360 डिग्री। 360 डिग्री। यस सर। तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके सर। ठीक है। हाँ एक किसका डाउट था? दिग्विजय देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पर मिनट था, तो 1 मिनट में वो एक्स रोटेशन घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा? बाई 60। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोटेशन पर सेकेंड। अब वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है। हाँ सर समझ गया। क्वेश्चन, अगर ऐसा दिया हुआ है ओमेगा इज 200 आरपीएम, तो बताना है उसका रेडियन पर सेकंड में क्या आएगा। आराम से फॉर्मूला में मत पुट करना, खुद से सोचना स्टेप बाय स्टेप। क्या रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है?
पाई का वैल्यू मत पुट करना कुछ। सही है प्रणव? प्रथम 20π/3 नहीं, प्रथम 20π/3 नहीं आएगा। अच्छा, तुमने कैंसिल आउट किया था, ठीक है 20π/3 प्रथम। सही, सिंबल्स है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 1 मिनट में ये कितना रोटेशन कर रहा है? 200 रोटेशन। दिस मींस 60 सेकेंड्स में 200 रोटेशन। 60 सेकेंड में 200 रोटेशन, तो 1 सेकेंड में 200/60 रोटेशन, and that is equals to 200/60 into 2π रेडियन। तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये बन गया 40π/6, दैट इज 20π। सही है प्रथम, 20π/3, 20π/3 रेडियन। तो 1 सेकेंड में इतना एंगल घुमा तो ओमेगा क्या होगा? 20π/3 रेडियन पर सेकेंड, जैसे बचपन में करते थे। यस हेमांश, अभी सिंबल सा चल रहा है, धीरे धीरे डिफिकल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेशन पे था अभी। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है ये तुम लोग को पता है। पूरा एक सर्किल घूमने के जो टाइम लगता है, टाइम टू कंप्लीट। स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ, हो गया सर। टाइम पीरियड तुम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाया गया, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। और जैसे मिनट है, सेकेंड है। यस हेमांश, दिस इज फॉर जेई एज वेल एज मेडिकल। दिस इज फॉर बोथ। जैसे टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड कितना होता है? मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड 60, इसके लिए 60 सेकेंड्स। एंड सो बेसिकली एक पूरा राउंड घूमने का कितना टाइम लग रहा है? अच्छा, ये कोई बताओ टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू थीटा/ओमेगा। थीटा/ओमेगा। लेकिन थीटा क्या होगा अगर मैं टाइम पीरियड का बात कर रहा हूँ, कंप्लीट 1 राउंड? 2π। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π/ओमेगा। या फिर अगर पार्टिकल अगर मेरा सर्किल में घूम रहा है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 2πr अपॉन स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो। फॉर कांस्टेंट स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/time। 1/t। हाँ, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं? तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को पता है 1/t, तो ये बन जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 1/सेकेंड और इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ।
सब लोग आ गए? ओके, तो अब सब लोग आ गए हैं। अब हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं वहां से जहाँ से लास्ट क्लास में स्टॉप किए थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग वो देख रहे थे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, एक बार लास्ट स्लाइड हो गया सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था? ये रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? नो सर। नो नो, तो इट इज अ स्यूडो फोर्स। और ये हम लोग कब लगाएंगे? जब हम लोग उसके फ्रेम में आके सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में देखे थे कि जब हम लोग कोई एक्सलेटिंग बॉडी के फ्रेम में आके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मेरा बॉडी एक्सलेट कर रहा है तो हम लोग उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये देखा था कि जैसे ये है, यहाँ पर मैंने इसको हिंज कर दिया और इसको रोटेट कर रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो हम लोग बोले थे कि अगर मैं इसके फ्रेम में आऊं, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इन फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट आऊं तो ऑब्जेक्ट पर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा था टेंशन, एंड टेंशन वाज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में शायद, ये किया था ना? यस सर। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पर इंस्टेड ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पर एक बाहर की ओर फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, यहाँ पर आर ये लेंथ है और यहाँ टेंशन लग रहा होगा। तो हमने बोला था कि टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मैंने एक इसके इसमें डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि अगर मैं स्यूडो फोर्स के मतलब उसके फ्रेम में नहीं सॉल्व करूँ, सेंट्रीपेटल में सॉल्व करूँ, तो मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि ये जो पार्टिकल है इस पर अंदर की ओर टेंशन लग रहा है और कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो क्या रिक्वायर्ड है? एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं एक ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ, टेंशन इज सप्लाइंग the force, the centripetal force required for circular motion। हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि अगर मैं डायरेक्ट ग्राउंड के फ्रेम से सोचूं तो उस पर टेंशन लग रहा होगा बस, और वही टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर दे रहा होगा। डन? ओके, अब यहाँ पर बताओ, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि एक न्यूक्लियस है लेट्स से ऑफ एटॉमिक नंबर Z, तो इस पर चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज कितना होगा? प्लस ZE, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्किल में तो इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा होगा?
हाँ प्रथम आवाज नहीं आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लोग देखे ना v स्पीड से घूम रहा है। Attractive force from nucleus. अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सेंट्रीपेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between protons and electrons is supplying the centrifugal supplying the centripetal force required for circular motion। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम लोगों को पता है कितना होता है? Anyone? Electrostatic force between two charges? Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square, right? तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा देखें ये Zd चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में R मान लूं, तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा दैट इज K Q1 Q2 by R square। ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा और इस पर बाहर की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई r, और इधर की ओर ये। तो आई थिंक तुम लोग को केमिस्ट्री में ये एक्सप्रेशन आया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, k Zd स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो कभी भी कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा एग्जिस्ट कर ही रहा होगा जो उसको सर्कुलर मोशन में होने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड है वो दे रहा होगा उसको। कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स ऐसा एग्जिस्ट कर ही रहा होगा साथ में। सर हाँ आपने ऊपर क्या लिखा है कि ZE वो क्या लिखा है आपने? हाँ ये देखो फोर्स क्या होता है k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यस सर। तो k तो मैंने वही k छोड़ दिया। Q1 इज यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसमें चार्ज कितना है Zd, तो k Q1, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज है E, तो k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ओके सर। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ये बस ऐसे बता रहा हूँ कि कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ये वाला काम नहीं करेंगे, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स के टर्म में नहीं सोचेंगे। हमेशा जब भी मेरा क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में सोचेंगे, काम आसान होगा। जैसे कि मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन पिछला वाला साइड हो गया ना सबका? तो लेट्स से यहाँ पर हिंज है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया ऑफ मास स्मॉल m, इसके आगे एक और लगाया ऑफ मास स्मॉल m अगेन, और यहाँ पर एक और लगाया ऑफ मास स्मॉल m। इसको मैं घुमा रहा हूँ एंगुलर स्पीड ओमेगा से पूरे सिस्टम को। तो इस वाले धागा में टेंशन लेट्स से T1 है, इसमें टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T3 है, और ये लेंथ L, ये लेंथ भी L, और ये लेंथ भी L। तो फाइंड T1 is to T2 is to T3।
कौन से पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना? 1 2 3 3 3 ठीक है। 3 का एफबीडी बनाओ, T3 निकालो, फिर 2 का एफबीडी बनाओ, T2 निकालो, फिर 1 का एफबीडी बनाओ, T1 निकालो। आया किसी का? 3:2:1। प्रणव मेरे पास आंसर कुछ अलग है थोड़ा। T3 कितना आया? T3 को देखो तो m मास यहाँ है, इस पर इधर टेंशन लग रहा होगा और बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर l, तो T3 आ जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर l। फिर सेकंड के लिए अगर तुम देखो तो सेकंड पे दिग्विजय हमारा भी आंसर कुछ अलग आ रहा। चलो एक मिनट देखते हैं। अगर हम लोग इसके लिए देखें सेकंड के लिए तो इस पर इधर की ओर T2, पीछे की ओर T3 और पीछे की ओर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। तुमने शायद T3 तुम दोनों ने शायद ये वाला टर्म लिखना भूल गया T3 जब तुम सेकंड ब्लॉक का एफबीडी बनाए हो तो। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर l दैट इज 5m ओमेगा स्क्वायर l। और सिमिलरली अगर हम लोग 1 का एफबीडी बनाए तो इस पर आगे की ओर T1, पीछे की ओर T2 और m ओमेगा स्क्वायर लेंथ इज l। तो यहाँ से आ जाएगा T1 इक्वल टू 6m ओमेगा स्क्वायर l। तो T1 इज टू T2 इज टू T3 आ जाएगा 6 इज टू 5 इज टू 3।
इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने किससे सॉल्व किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व किया। अगर तुम इसी क्वेश्चन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नहीं सॉल्व करो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो तो आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से अगर हमने सॉल्व किया तो सर हाँ सर इसमें ये मतलब एक बार दोबारा बता सकते हो? हाँ ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने 3 के लिए स्टार्ट किया, तो ये वाला मेरा थर्ड पार्टिकल है ब्लैक डॉट। तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा टेंशन, और क्योंकि ये 3l के रेडियस में घूम रहा है, 3l डिस्टेंस हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ, यस सर। तो इस पर बाहर की ओर फोर्स कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। तो T3 Yes, का sir. वैल्यू हो गया 3m ओमेगा स्क्वायर l। सिमिलरली अब तुम सेकेंड मास का FBD बनाओ, तो एक फोर्स T2 इधर लग रहा होगा, T3 इधर लग रहा होगा, और एक m ओमेगा स्क्वायर इंटू 12 भी पीछे लग रहा होगा, है ना। सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दोगे आप? मतलब ओके आगे। ठीक है। तो देखो सेकंड वाले पार्टिकल को देखो, सेकंड वाले पार्टिकल का FBD, इस पर इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा T2, यस पीछे सर। की ओर लग रहा होगा T3, और क्योंकि ये एक सर्किल में घूम रहा है ऑफ रेडियस 2l, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। यस सर। तो हमने क्या लिखा, T2 इक्वल टू T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। अगर मैं उसके फ्रेम में आया हूं तो वो रेस्ट पे हो गया, तो T2 इक्वल टू T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। तो यहाँ से T3 का वैल्यू पुट करो, अभी ठीक है। यस सर। सिमिलरली T1 के लिए भी। ओके सर। अब तो ये हमने किसके फ्रेम में, ये हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में सॉल्व किया। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं जानते हैं तो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करो थर्ड से। इस पर ये थर्ड से, इस पर टेंशन T3 लग रहा है, और हम लोग क्या बोलेंगे, T3 जो टेंशन है यही इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है, इसका एक्सेलरेशन अंदर की ओर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l। हम लोग क्या बोलेंगे, जो T3 फोर्स है यही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दे रहा है, और T3 आ गया 3m ओमेगा स्क्वायर l। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए अगर तुम देखो तो उस पर एक T2 लग रहा है, एक T1 लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। तो हम लोग क्या बोलेंगे, T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l, और T2 आ जाएगा T3 प्लस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं, दोनों तरीका में डिफरेंस समझ में आया। सर एक और बार बताइए। ओके फाइन, ठीक है। मैं 1 वाला भी कर ही देता हूँ। इस पे इधर की ओर T1, पीछे T2, और यहाँ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर l। हम लोग यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l, और T1 आ जाएगा 6m ओमेगा स्क्वायर l। तो दोनों तरीका देखो एक बार पहले इसको। ये हम लोग का था सेंट्रीफ्यूग मेथड 1। मेथड 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में। तो इसमें हमने क्या किया, हाँ सर एक बार सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क बता दीजिए। हाँ। कंफ्यूज तो सेंट्रीपेटल क्या होता है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है, हाँ या ना। यस सर। दैट इज v स्क्वायर बाई r। हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का बात किए थे, और वही उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, राइट। तो सेंट्रीपेटल का हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो डेफिनेटली उस पर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीफ्यूगल इज, और सेंट्रीपेटल रियल में एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल इज कि अगर मेरा, हम लोग बॉडी के फ्रेम में देख रहे हैं, मतलब बॉडी पे बैठ गए हैं, ठीक है,
तो बॉडी पे बैठ गया तो मुझे लग रहा है बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था ना कि बस पे बैठे हो, बस टर्न कर रहा है, तो क्या होता है, तुम पर बाहर की एक फोर्स फील करते हो यस सर। सर्किल में अगर घूम रहा है तो बेसिकली वो एक स्यूडो फोर्स है और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। और वही बेसिकली m into a कर रहे हैं, जो अपना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ना उतना ही m into a, बस डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। दिस इज अ स्यूडो फोर्स। फाइन। यस हाँ ठीक है, तो पहला मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म में किया, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं मतलब हम उसके फ्रेम में आ गए, और उसके फ्रेम में आ गए मतलब हम लोग स्टेशनरी हो गए, हाँ या ना, उसके फ्रेम में आ गए मतलब हम लोग रुक गए। तो देखो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन और एक m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l। और यहां से मुझे टेंशन का वैल्यू मिल गया क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और वही चीज अब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। ये मेथड 2 है, ग्राउंड फ्रेम। मेथड 2 ग्राउंड फ्रेम। याद करो हम लोग वहां पे भी किए थे, जब लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे तो भी हम लोग दोनों फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हाँ या ना, याद है? यस सर। तो सिमिलरली अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से हैं तो अभी ये एक सर्किल में घूम रहा है तो इस पर एक एक्सेलरेशन डेफिनेटली होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l। और यस सर। और यही टेंशन जो होगा T3 वही उसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा, तो T3 इक्वल टू ma। फाइन। यस सर। हम रुक के थोड़ी, हम तो घूम रहे सर्कुलर पाथ में। नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगा दिया ना, तो अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए मतलब हम लोग उसके फ्रेम में आ गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन सोचो, जब ये था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना कि ये ऐसे पीछे हो जाएगा, है ना, बॉब ऐसे पीछे आया था। तो जब हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं ma, तो बेसिकली हम लोग कार्ट के फ्रेम में आ जाते हैं। तो कार्ट के फ्रेम में हम लोग आ गए तो हम लोग रेस्ट पे हो गए, ये पार्टिकल रुका हुआ है ना, तभी तो तुम किए थे t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू ma। अगर वो मूव कर रहा होता तो ऐसा एक्सप्रेशन लिख पाते क्या प्रथमेश? नो सर। तो बेसिकली हम लोग उस फ्रेम में आए, मतलब उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट पे हो गए। ओके सर। हाँ प्रथम। सर इसमें आपने बोला कि एक्सेलरेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर 3l लगेगा, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला था, ओमेगा स्क्वायर r, यस सर। और जो थर्ड पार्टिकल है ओके सर, उसके लिए r क्या है, 3l है ना। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, ओके। तो मैं ये वाला ग्राउंड फ्रेम वाला क्वेश्चन, मतलब मुझे ग्राउंड फ्रेम वाला अच्छा नहीं लगता है, मैं हर बार क्वेश्चन को सेंट्रीफ्यूगल के फ्रेम में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तुम लोग को जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग दो, कोनिकल पेंडुलम। सर इजी वाला कौन सा है? मुझे तो सेंट्रीफ्यूगल वाला लगता है, इसलिए मैं हर जगह सेंट्रीफ्यूगल लगाता हूँ। दोनों सेम ही है एक्चुअली, बात सेम है दोनों में। ओके, किसी को आइडिया कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है? किसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम? ओके ठीक है, ये देखो इसको हम लोग ऐसा है, ये वॉल है लेट्स है, मैंने यहाँ से एक धागा लिया और यहाँ पे एक बॉब लटका दिया। अब इस बॉब को मैं क्या कर रहा हूँ, इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर रहा हूँ। नहीं, बॉब अपना स्फेरिकल है प्रथम, इस बॉब को इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर रहा हूँ। बॉल ऐसे घूम रहा है इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में। फील आया क्या? हाँ ना, सर आ यस गया। सर। ठीक है, तो उसको हम लोग इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं। लेट्स से इसका लेंथ l है। तुमको बताना है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा,
अगर तुम इसका एफबीटी बनाओ तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? वर्टिकल प्लेन में है तो एक mg और टेंशन टेंशन और लेट्स से ओमेगा एंगुलर स्पीड से मैं घुमा रहा हूं तो सर्किल में घूम रहा है तो और कोई फोर्स आएगा क्या? सर सेंट्रीफ्यूगल हाँ सेंट्रीफ्यूगल तुम ले सकते हो या फिर सेंट्रीपेटल बोल सकते हो। मैं सेंट्रीफ्यूगल के टर्म में बात करूं तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर? एम ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर क्योंकि वो हाँ हाँ प्रथम mg आपने मतलब वो बिल्कुल ही सीधा रखा हुआ है, मतलब थीटा पे नहीं होगा वो। mg तो सीधा नीचे लगेगा ना हमेशा टुवर्ड्स द नहीं ग्राउंड सर, लगेगा। मतलब वो क्योंकि बॉब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो उतना थीटा से mg का भी नहीं मतलब नहीं, वेक्टर नहीं, बनेगा नहीं। कुछ भी हो जाए mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। mg को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, अर्थ हमेशा नीचे खींचेगा। सर जैसे वो उसमें जो इंक्लाइन प्लेन था उसमें लग रहा था वैसे मतलब उसमें mg थीटा में लग रहा था, सर वो तो नहीं सर। इसमें भी mg नीचे ही लग रहा था। हाँ वो प्रथम mg अब कंपोनेंट आ रहा था इधर। mg का जो था ये वाला जो था mg साइन थीटा, ये mg का कंपोनेंट था। mg साइन थीटा एंड mg cos थीटा, mg तो नीचे ही लगेगा हमेशा। ओके सर। ठीक है, mg में तुमको कुछ नहीं करना है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ भी हो जाए। ओके इधर की ओर फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, और r को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या l के टर्म्स में, l और थीटा के टर्म में? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर। l और थीटा के टर्म में एल बाय थीटा। l बाई थीटा नहीं, इस ट्रायंगल में देखो l सही आ रहे हैं, l साइन थीटा है क्या ये l साइन थीटा? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। तो अब देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक है t, एक है mg और एक है m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। ये एंगल मेरा थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो एक्सप्रेशन बता दो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा इक्वेशन? वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन क्या बनेगा? T cos theta is equal to mg. t cos थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट दैट इज t cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट दैट इज t sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा। फाइन, तो अगर मुझे कोनिकल पेंडुलम में मतलब कोनिकल फॉर्म में घुमाना है थीटा एंगल पे, तो अब तुमसे ये सारे में से कुछ एक वेरिएबल अननोन होगा, तुमसे पूछ सकता है उसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे मान लो अगर तुमको ओमेगा निकालना हो तो क्या करोगे, थीटा नोन है और थीटा नोन है, एल नोन है और ओमेगा निकालना है, एम एम भी नोन है, तो क्या करोगे? थीटा एल एंड एम इज नोन, यू हैव टू फाइंड ओमेगा, क्या करेंगे?
जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा। दोनों का रेशियो लेना डायरेक्टली, मुझे टी को एलिमिनेट करना है ना, तो डायरेक्टली रेशियो ले लो। देखो टी एलिमिनेट हो गया, cot थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा, सीधा बन गया। या फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ना यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? सर ये लास्ट वाला एक बार दोबारा बता, आप क्या बोला? ठीक है ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 अपॉन, देखो मुझे टी एलिमिनेट करना था, टेंशन एलिमिनेट करना है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो देखो टेंशन टेंशन कट जाएगा। क्या बन गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट इज cot थीटा, mm कट गया, क्या बचा, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इस cot थीटा को भी ऐसा लिख देते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो ये sin थीटा भी कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया cos थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l। फाइन, यस सर। अच्छा और यहाँ पर मेरा पार्टिकल का टेंजेंट, मतलब पार्टिकल जो होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग मूव कर रहा होगा हर इंस्टेंट पे, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा आर, फॉर्मूला था ना डायरेक्टली, दैट इज ओमेगा आर की जगह एल साइन थीटा पुट कर दो, ओमेगा इनटू एल साइन थीटा। सर हाँ, आपने ऊपर क्या लिखा वो ग्रीन में? वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला था ना ओमेगा आर, यहाँ पर जो ओके सर। पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो। लिख दो टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड। Done? नेक्स्ट, अब अगर हम लोग ऐसा देखें क्वेश्चन, सर 1 सेकंड पीछे जाओ। ओके सर। जी मेरा एक कोन टाइप का वॉल है, मतलब परफेक्ट कोन है, कॉन्सेप्ट का तुम एक आइसक्रीम कोन जैसा एज्यूम कर सकते हो, उसका लेट्स से सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, और हमने एक पार्टिकल को यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमा रहे हैं,
विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब पहले पार्टिकल यहाँ है, फिर मतलब हर टाइम वॉल के साथ कांटेक्ट में है, ऐसे घूम रहा है ये। तो बताना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इसका मास m है, फाइंड द रिलेशन between let's say this height is h, find the relation between h and omega। थीटा नोन है, m नोन है। और g तो नोन है ही। सर वो हवा में ही घूम रहा है। अब अरे कौन, वो मानो ना रसमेश, कौन आइसक्रीम कोन मानो ना, तो उस आइसक्रीम कोन के ऐसे गोल गोल घूम रहा है। सर पर ऐसे कैसे घूम सकता है, कुछ कुछ तो चाहिए घुमाने को। तुमने एक बार घुमा के उसको छोड़ दिया, नॉर्मल है ना। ओके सर। नॉर्मल एफबीडी बनाओ ना सबसे पहले, नॉर्मल होगा, mg होगा, यस सर। और m ओमेगा स्क्वायर r तो होगा ही होगा। ओके सर, समझ गया। नॉर्मल छोड़ रहे थे प्रथमेश। हाँ सर, वही थोड़ा अब समझ आ गया सर। क्या क्या आएगा एफबीडी में? प्राची, एफबीडी में बताओ क्या क्या आएगा। प्राची हो क्या क्लास में? एब्सेंट। श्रुति, डिपेंड्स, एफबीडी। देवल, सर कैन आई ट्राई? हाँ मिताली। सर mg लगेगा। एक mg लगा। सर टेंशन लगेगा ना?
टेंशन यहाँ पे धागा कहाँ है? धागा तो है ही नहीं। हाँ सॉरी नहीं। और बाहर की तरफ बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज बेसिकली यस सर m ओमेगा स्क्वायर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ tan थीटा इज इक्वल, हाँ tan थीटा इक्वल टू r बाई h, तो r को हम लिख सकते हैं h tan थीटा। यस सर और कोई फोर्स? टेंशन तो नहीं है। एक और फोर्स जो कॉमन, नॉर्मल किधर लगेगा? सर वो रेडियस के ऊपर लगेगा। रेडियस के ऊपर लगेगा मतलब? नहीं मतलब सर वो सर ऊपर एम लगेगा डब्ल्यू ना। स्क्वायर आर के परपेंडिकुलर एकदम पीछे। ओके ओके, मैं बता रहा रेडियस हूँ। हाँ वन, साथ में। ओके प्राची ठीक है। 1 2 3 कौन सा? 3 प्रथम ठीक है। हाँ 2 सही है प्रणव, 2 सर 2। एग्जैक्टली 2। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा? सर वो वाला तो थीटा होगा। ये सर थीटा होगा थीटा। क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो देखो क्या क्या फोर्स है। एक है इधर नॉर्मल, ये एंगल है थीटा, ये है mg, और इधर की ओर है m ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा? n cos थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा। अब क्या करें? सर डिवाइड, क्योंकि मुझे नॉर्मल को एलिमिनेट करना है, यस तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो क्या बन रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। डिवाइड करो तो क्या बनेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर h cos थीटा। tan tan थीटा वो नीचे में ऊपर- आएगा। हाँ ऊपर ठीक है, से। ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। tan थीटा को इधर ले आओ तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फाइन, तो बस मुझे एफबीडी बनाना है और इक्वेशन लिखना है, कुछ खत्म। अगर इसी चीज को तुम ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल के टर्म में सॉल्व किया है, अगर तुम सेंट्रीपेटा लिखते तो तुम क्या लिखते? n cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब n cos थीटा उसको सेंट्रीपेटल दे रहा होगा और n sin थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। बात सेम पड़ता वहां पे भी। डन। ओके सर, पर- नेक्स्ट। सेंट्रीफ्यूगल में ही किया तो भी चलेगा ना सर? हाँ सब कुछ सेंट्रीफ्यूगल में चलेगा, एकदम स्टार्टिंग से अंतिम तक। ओके सर। बस वो जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आता है ना, वहां पर थोड़ा सेंट्रीपेटल ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं बार बार सेंट्रीपेटल पे भी फोकस कर रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। सर हाँ सर वो जो एक्सेलरेशन का फोर्स लग रहा है ना, हाँ, वो लेंथ पे कैसे डिपेंड है? वहां पर जो हम लोग आया था ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मैंने डिराइव किया था v स्क्वायर बाई r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, ये हमने डिराइव किया था शायद, 2 बार डिफरेंशिएट किया था। ओके सर हाँ। ठीक है, याद आ गया? सर तो फिर इसमें सेंट्रीपिटल में कैसे आएगा? सेंट्रीपेटल ही तो सॉल्व किया। सर सॉरी, सेंट्रीपेटल में तुमने ऐसा करोगे ना कि तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, हमारा ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है तो तुम बोलोगे इसका इधर की ओर एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा।
तो तुम बोलोगे n cos थीटा जो होगा वही एक्सेलरेशन दे रहा होगा, तो n cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा, और n sin थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। इक्वेशन बिल्कुल सेम बना। ओके सर। ठीक है, यस सर। m ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the extension in the spring. Find the extension in the spring. सिचुएशन ऐसा है, वो अगर अंदर की तरफ आता सर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो अभी भी मास तो आना चाहिए था ना सर। हाँ तो वहां पर तुम क्या लिखोगे, n cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे ना। यस सर। एक्सेलरेशन तुम्हारा पता था ना, ये यस सर, हाँ सर समझ गए। ओमेगा स्क्वायर h tan थीटा, यस तो n cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर समझ गए। ओके, हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ L नॉट है। ठीक है, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेट्स से रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट किया, तो क्या होगा, ये इस पर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, तो एज अ रिजल्ट ये स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। तुम्हें बताना है कि एट इक्विलिब्रियम इलोंगेशन कितना होगा। At equilibrium, सर्वेश कैसे किया जाए? सर्वेश, सिद्धार्थ, आदित्य, आदित्य कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे? अच्छा, इस टर्म से क्या मतलब है? एट इक्विलिब्रियम में क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम जहां भी टर्म यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, जहां पर भी इक्विलिब्रियम का बात करें नेट फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पर कौन एफबीडी अगर तुम बनाओ, एक्सटेंशन हो गया लेट्स से, तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? मान लो एक्स का एक्सटेंशन हुआ, तो फोर्स क्या क्या लग रहा होगा इस पे? जल्दी से, कौन कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? टेंशन,
टेंशन कौन देगा? स्प्रिंग फोर्स ना, स्प्रिंग फोर्स kx हाँ सर कि और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है गोल गोल ओमेगा से, तो इस पर एक बाहर की ओर फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू m ओमेगा स्क्वायर x या फिर L नॉट या फिर क्या m ओमेगा स्क्वायर L naught plus x. L L नॉट नॉट प्लस x एग्जैक्टली m ओमेगा स्क्वायर इंटू L नॉट प्लस x, क्योंकि L नॉट प्लस x के रेडियस में वो घूमेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गड़बड़ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पर L नॉट ले लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर L नॉट ले लेते हैं, यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है गलत होने का, तो ध्यान देना, हाईलाइट कर लेना उसको। और इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है, मतलब kx इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L नॉट प्लस x, तो x वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L नॉट, और दिस इंप्लाइज x आ गया m ओमेगा स्क्वायर L नॉट अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। फाइन। प्रथम वो बाद में हम लोग देखेंगे कि वो SHM करते रहेगा। मतलब अभी के लिए हम लोग, मतलब इस चैप्टर के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो इक्विलिब्रियम पर आता है तो फिर नेट फोर्स 0 होगा, और हम लोग बोलेंगे कि अंदर इनवर्ट फोर्स kx और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होगा। बट एक्चुअल में वो SHM करता रहेगा हमेशा। Who will teach for track 2? ट्रैक 2 तुम लोग का, मेडिकल में कोई ट्रैक 2 नहीं होगा, और तुम लोग का ट्रैक 2 मैं लूंगा। ट्रैक 1 भी आप, ट्रैक 2 भी आप ही। हाँ, ट्रैक 2 भी मैं ही लूंगा। तो मेडिकल में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? मेडिकल भी मेरा ही चलेगा। ओके सर। 1 2 3, हाँ ये तीनों चलेगा मेरा। सर ये ट्रैक 1 ट्रैक 2 कब से स्टार्ट हो रहा है? ट्रैक 2 जेई स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। सर ये चैप्टर कितना बच रहा है अभी? ये चैप्टर अपना अगले क्लास में खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिर नेक्स्ट क्लास के बाद अगर और एक ये हुआ फिजिक्स का लेक्चर, तो फिर उसमें क्या पढ़ना है? तुम्हारे दो अलग, मैं तुमको क्लास के एंड में बताता हूँ वो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लो मैं ऐसे रोड का बात करूं, तो रोड हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता। ऐसे कहीं पे मान लो रोड ऐसा है, कुछ इस टाइप का, यहाँ पर एक कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है इस ट्रैक पे, ऐसा ट्रैक है। तो जब कार यहाँ पर होगा, तो लेट्स से यहाँ पर ट्रैक नॉर्मल NA लगा रहा है। एक मिनट वेट, थोड़ा सा अच्छा बनाते हो, एक और चीज क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं जैसा फिगर बना रहा हूँ सेम वैसा ही बनाना। देखो इसका जो सर्किल है ना, सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस मैंने कम बनाया है, कम ही बनाना, और इसका बड़ा बनाया हूँ, ठीक है? तो ऐसा ही इंश्योर करना बनाने में। अब यहाँ पर एक कोई ट्रक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, ये इस पाथ पे मूव कर रहा है। लेट्स से दिस इज पोजीशन A, हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज पोजीशन B, एंड दिस इज पोजीशन C। कौन से पॉइंट पे नॉर्मल सबसे ज्यादा होगा? सर ये क्वेश्चन है कि कुछ थियरी? नहीं, क्वेश्चन नहीं। कौन से पॉइंट पे नॉर्मल सबसे ज्यादा होगा?
बी, ठीक है, और सबसे कम कहां पर होगा? ए, कुछ लोग का ए, कुछ लोग का सी। ऑर्डर लिख दो एन ए बी सी में। सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं, कनेक्शन चला गया। हाँ, क्वेश्चन है कि फाइंड ऑप्शन कौन सा सही है? ए, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी इज ग्रेटर देन एन सी। कौन सा ऑप्शन सही है? एन बी इज ग्रेटर देन एन ए इज ग्रेटर देन एन सी, सी एन बी इज ग्रेटर देन एन सी इज ग्रेटर देन एन ए, नॉर्मल का बात कर रहा हूँ बेसिकली, डी एन ए इज ग्रेटर देन एन बी इज ग्रेटर देन एन सी। Normal force exerted by the ground on the car. Normal force exerted by ground on the car. क्या ऑर्डर होगा? ए, ए क्या क्या ऑप्शन आया? सी, ए। आई थिंक आंसर जो सही है दैट इज बी, ए, सी, ये वाला। चलो एक बार देखते हैं। नॉर्मल एट ए बताओ कितना होगा? सर ऑप्शन ए और डी सेम है क्या? अच्छा, ऑप्शन ए और डी सेम आ गया है। ए सी बी कर लो फिर उसको। सर वो सर्कल क्या है और सी? हाँ, वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ उसको। जैसे मान लो ए पे नॉर्मल का बात करो, तो अगर मैं ए पे एफ बी डी बनाऊं तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे? एक नॉर्मल, एक एम वी ए mg स्क्वायर और एक एम जी, ठीक है। तो नॉर्मल एट ए क्या आएगा हमारे पास? नॉर्मल एट ए प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर ए इज इक्वल टू एम जी, और हम बोल सकते हैं नॉर्मल एट ए जो होगा दैट इज एम जी माइनस एम वी ए स्क्वायर बाई आर। ये कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो यहां तक सही है। नॉर्मल एट ए प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी, बैलेंस कर रहा होगा, और एन ए मिल गया मुझे। अब देखो ये आर ए क्या है इस पॉइंट पर, ये अगर हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना कि ये जो कार है वो इस सर्किल में घूम रहा है ऑफ रेडियस आर ए, हाँ या ना? वो जो छोटा सा पार्ट है ये एक सर्किल का पार्ट होगा ना, यहाँ से यहाँ। तो वहां पर मैंने बोला कि ये लेट्स से इस सर्किल का पार्ट है और उसका रेडियस है आर ए, तो मैंने लिखा एम वी स्क्वायर बाई आर ए। कोई दिक्कत? सिमिलरली बी पे एफ बी डी बनाओ और बी पे लिखो क्या आएगा, नॉन एन बी। बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नॉर्मल, एक mg, और एक सर्किल के बाहर की तरफ, ये सर्किल है तो सर्किल के बाहर की तरफ फोर्स mv स्क्वायर बाई आर बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल एट b इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर बी, राइट? और थर्ड लेट से मैं ऑप्शन हटा रहा हूं। अगर हम लोग सी पे एफ बी डी बनाए, सी पे अगर हम लोग एफ बी डी बनाए तो यहाँ पर एक नॉर्मल, एक mg और एक बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई रेडियस एट सी। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल एट सी इज इक्वल्स टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर एट सी। तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ना nb सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें mg के साथ ऐड हो रहा है कोई टर्म, हाँ या ना? राइट?
मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ये तो सबको क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल एट बी सबसे बड़ा होगा। यस सर। उसमें mg के साथ कुछ ऐड हो रहा है। अब नॉर्मल एट ए बड़ा है या नॉर्मल एट सी बड़ा है, कैसे पता करेंगे? रेडियस। हाँ, रेडियस एट ए बड़ा है तो ये क्वांटिटी बड़ा हुआ, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग mg में से छोटा चीज घटा रहे हैं और यहाँ पर mg में से हम लोग बड़ा चीज घटा रहे हैं, तो कौन बड़ा होगा, ए या सी? ए। ए। तो nb is greater than na is greater than nc। ये एक बार फिर से देखो, आई डोंट, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आई है। ये आया क्या समझ में या नहीं आया? सर रिपीट कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा था कि मेरा एक ट्रैक है जो अनइवन है और उसमें मैंने 3 पॉइंट मार्क किया था, ए बी और सी। मुझे बताना था कि नॉर्मल एट ए बी और सी में कौन सा नॉर्मल बड़ा होगा, कितना होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए पोजीशन ए पे एफ बी डी बनाया, तो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब उस पॉइंट पे वो एक सर्कुलर पाथ में है, मतलब एक वो उसका जो पाथ है वो काइंड ऑफ एक सर्किल का पार्ट है। ये जो पार्ट है ये एक सर्किल का पार्ट है, तो मैंने उस सर्किल को कंप्लीट किया और उसका रेडियस मैंने आर ए मान लिया। तो कोई भी चीज जो सर्किल में घूम रहा है तो हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे mv स्क्वायर बाई आर, राइट नवीन? यस सर। तो दो फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, दैट इज na और mv स्क्वायर बाई आर, और एक फोर्स नीचे की तरफ दैट इज mg। तो na प्लस mv स्क्वायर बाई आर mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो मुझे na मिल गया। फाइन। यस सर। अच्छा, अब सिमिलरली nb देखो, तो एक mg लग रहा होगा नीचे और लेट्स से ये एक सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस rb, तो एक सर्किल के बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर, तो हमें नॉर्मल एट बी मिल गया mg प्लस mv स्क्वायर बाई rb। सही है? यस सर। फिर तो नॉर्मल एट सी भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर। ओके, अब कितने लोग को ये नहीं समझ में आया कि मैंने कंपेयर कैसे किया ए और सी में? सो वो वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? कौन सा पार्ट? वो कंपेयर वाला? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट एक मिनट, मैक्सिमम हो गया। हाँ देखो, हमारे पास है Na इज mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। Na जो था दैट इज mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर ए, और nc जो था दैट इज mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर सी। ये एक्सप्रेशन था। यस सर। और मुझे क्या पता है, आर ए इज ग्रेटर देन आर सी, ये तो मुझे दिख रहा है। यस सर। अब आर ए इज ग्रेटर देन आर सी, ये मुझे नोन है। अब देखो, आर ए और आर सी में ये दोनों टर्म दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये यस दोनों टर्म भी दोनों में सेम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक जगह आर ए, एक जगह आर सी है। फाइन। यस सर। ओके, अब देखो आर ए बड़ा है, तो अगर आर ए बड़ा है तो इस पूरे क्वांटिटी के बारे में सोचो। किसी नंबर को तुम बड़े क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो ये पूरा नंबर छोटा हो गया। अब किसी एक फिक्स्ड वैल्यू में से तुम छोटे नंबर को घटा रही हो तो क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा रहेगा ना? यस सर। तो Na जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू Nc। ओके सर। फाइन। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा वो देखने वाला। तो मतलब कुछ कुछ चीज तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो देख लो ऐसा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा बी होगा। का समझो। हाँ, बी का देखो, बी का ऐसा था, बी यहाँ पर था ऐसा।
तो बी पोजीशन पे ये जो सर्किल में घूम रहा है ये वाला सर्किल है, राइट? यस तो इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, और एक फोर्स लग रहा होगा mv²/r। सर्किल से बाहर की तरफ हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस सर ठीक है? तो नॉर्मल एट बी जो है वो नीचे वाले दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है ए और सी से डेफिनेटली बड़ा है नॉर्मल एट बी, क्योंकि इसमें mg के साथ ऐड हो रहा है कुछ क्वांटिटी। ओके सर ओके, नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट हेडिंग दो, डेप्थ वेल। तुम लोग देखे हो डेप्थ वेल? नहीं सर। नहीं सर। नहीं देखे हो? वो नहीं। देखे हो मौत का कुआं टाइप समथिंग, जो आदमी एक हाँ सर, कुआं बाइक होता चला है, रहे। उसके अंदर बाइक चलाता है, यस सर। वो हाँ देखे हो ना? सर, सर्कस में। हाँ हाँ, वही बस। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेट्स से ये एक वेल है, इसमें एक आदमी है या ऑब्जेक्ट है, आदमी को ऑब्जेक्ट के जैसा कंसिडर कर लो। लेट्स से ये उसका बाइक है और इसको ये ऐसे ही सर्किल में घुमा रहा है। सर पर वो तो थोड़ा कोनिकल टाइप रहता है। हाँ, थोड़ा कोनिकल, मैंने फ्लैट ले लिया। ओके सर। फ्रस्ट्रम टाइप का होता है बेसिकली वो। तो लेट्स से अगर ये ऐसा है, तो इस पोजीशन पर अगर तुम बात करो, मान लो इसका रेडियस है r, इस पोजीशन पर अगर तुम बात करो तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे? सर बाइक का वो जो स्ट्रक्चर है उस पे। बाइक को एक ऑब्जेक्ट जैसा मान लो, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जैसा छोटा सा। अब बताओ क्या क्या फोर्स लग रहा होगा उस पे? नॉर्मल। नॉर्मल किधर? टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। और mg। नॉर्मल mg के ऑपोजिट में भी वो जो वुड पे लगा रहा है बाइक, मतलब जो रहता है वेल पे। हाँ m ओमेगा स्क्वायर r बेसिकली। यस सर। और कोई फोर्स? नहीं अच्छा, सर। अगर और कोई फोर्स नहीं होगा तो ये आदमी नीचे गिर जाएगा क्या? तो सोचो कोई एक और फोर्स तो होगा, डेफिनेटली होगा। फ्रिक्शन। सर Friction. एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मैंने ले लिया ना, उसका सेंट्रीफ्यूगल वाला पार्ट ले लिया ना, m ओमेगा स्क्वायर r। सर फ्रिक्शन हो सकता फ्रिक्शन बेसिकली जब भी आदमी सर्कल में घुमा रहा होता है ना, तो उसको फ्रिक्शन बचाता है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ, है। ऊपर की तरफ। यस सर। ठीक है? तो क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, for no slipping, mg नहीं, म्यू बताना है ना। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन लोगे ना,
फ्रिक्शन इज मैक्सिमम जो पॉसिबल है म्यू एन, फिर फोर्स बैलेंस करो। G upon omega square R. Okay, fine. सिंपल सा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया, ठीक है प्रथमेश, तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। और अगर मुझे नीचे नहीं गिरना है तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n। तो यहां से आ जाएगा mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r, और म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाला साइन क्यों दिया, लेस देन और इक्वल टू वाला? सर नहीं तो वो नीचे गिर जाता। नहीं, मतलब बस इक्वालिटी वाला कंडीशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एडजस्टेबल फोर्स है, ये हमने डिस्कस किया है ना। तो अगर म्यू एन से छोटा भी रहा mg तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन एडजस्ट कर जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, यस सर। सर जब हम ये इक्वेशन के और हमने ओमेगा स्क्वायर बाय आर को उस तरफ लिया तो वो साइन बदलता क्यों है, वो मुझे कभी समझा नहीं। अच्छा देखो, जब मेडिकल जेई मिताली, सर अच्छा श्रुति, हाँ श्रुति, मेडिकल या जेई? मेडिकल। मेडिकल, ओके ठीक है। श्रुति देखो, जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर मैं इक्वालिटी के इधर लाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली ला सकता हूँ। जैसे mg अपॉन इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, m ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आ गया, ठीक है। तो ये तुम कर सकती हो, डायरेक्टली तुम डिवाइड कर दी, साइन को कोई चेंज नहीं किया। देखो मैंने साइन को कोई चेंज नहीं किया, सही है ना? यस सर। तो यहाँ से आ गया मेरा म्यू इज ग्रेटर देन, ऐसा सिंबल आ गया। लेकिन अगर मेरा ये क्वांटिटी निगेटिव होता तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे। जैसे मान लो ऐसा है, 5 इज लेस देन 7। 5 नहीं लिख दो, तुम्हारे लिए वैसा कुछ आएगा नहीं वैसे। जैसे -5 इज ग्रेटर देन -7, अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो इक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसको छोड़ो सोते हैं, और तुम डायरेक्टली अभी करो, तुम्हारे लिए इतने में ही हो जाएगा। मैथ्स वाले को टेंशन लेने दो, वो अपना टेंशन लेंगे। मैथ्स वाले लोग, तुम लोगों को बताया गया इनइक्वालिटी? यस सर, ये रूल में ही बता दिया था, लिख लिया था। अच्छा ठीक है। और श्रुति, अगर तुमको दिक्कत होगा तो किसी दिन बताना, मुझे कॉल करना, मैं तुमको समझा दूंगा वो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। लेट्स से ये एक टेबल है, इस पर यहाँ एक पुली है, ये पुली यहाँ पर फिक्स्ड है, इससे 2 ब्लॉक लगे हुए हैं इस तरह से,
इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये लेंथ है l2, ये लेंथ है l1। अब इसके नीचे ना ये ऐसा एक मशीन लगा हुआ है, ये पूरे सिस्टम को रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसा है सिचुएशन? सर हाँ तो फिर उसके साथ पुली भी रोटेट होगा क्या? हाँ, पुली भी रोटेट हो रहा है, पूरा पूरा सिस्टम गोल गोल ऐसे घूम रहा है। ऐसा एग्जांपल जैसे तुम वो वाला सिचुएशन, कभी तुम ऐसे कहीं पे डिनर करने गए किसी पार्टी में, तो ऐसा होता है ना रोटेटिंग टेबल टाइप का, देखे हो? वो पूरा Yes, फूड sir. सर्व किया होता है, वो टेबल पूरा रोटेट कर रहा होता है, तुम ले लो वहां से, है ना? तो उसी तरह से इस बार वो पुली वाले सिस्टम को बस रोटेट किया गया है। तो क्या होगा, कोई एक ब्लॉक अंदर जाएगा, कोई एक ब्लॉक बाहर जाएगा, तो बताना है किस एक्सेलरेशन से बाहर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर क्या बताना है? कोई एक ब्लॉक, लेट से ये जो m1 वाला है ना, ये इधर जा रहा है, इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है बाहर की तरफ, और m2 वाला अंदर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो बताना है कि कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा हो। ओके सर। सर हम्म, वो ब्लॉक्स टेबल के कांटेक्ट में है? हाँ टेबल है कांटेक्ट में, टेबल पे रखे मैं बेसिकली। जस्ट एफबीटी बना दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट बिना एफबीटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना मैंने बताया है। M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल mg&t। नॉर्मल mg&t, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, टेंशन इधर, और कोई फोर्स? सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l1, ठीक है। एक पीछे की ओर m1 ओमेगा स्क्वायर l1, और इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है। तो नॉर्मल और mg से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, m1 ओमेगा स्क्वायर l1 माइनस t इज इक्वल टू m1 है।
राइट। और अगर मैं M2 का FBD बनाऊं तो मुझे क्या क्या पता है? टेंशन M2 ओमेगा स्क्वायर L, और इधर क्यों एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? T माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर L2 इज इक्वल्स टू M2 A2, राइट। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो तो T कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया M1 ओमेगा स्क्वायर L1 माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर L2 इज इक्वल्स टू M1। दोनों का एक्सलेशन सेम है। और आपने A2 क्यों लिखा? हाँ, ए M1 प्लस M2 है। तो यहाँ से हम लोग को A मिल गया। यार ये A यहाँ पे लिखा था कि नहीं है? सिंपल सा था। यस सर। सर हाँ, सर वो M1 प्लस M2 कैसे नहीं? ये दोनों को ऐड किया ना, M1A प्लस M2A, दैट इज M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। ओके सर। क्योंकि लास्ट ईयर मेडिकल में एक बार मुझे ऐसा सीन मिला था, तुम लोग ऐसा कभी मत करना, M1 प्लस M2 को उसने M3 लिख दिया था, ये नहीं होता है, ठीक है। सर मतलब आपको कैसे पता चला वो? क्योंकि उसने मुझे, मैंने M1 M2 M3 दिया था, या फिर M1 M2 दिया था क्वेश्चन में और आंसर M3 के टर्म में आ रहा था, तो मैं सोचा M3 कहाँ से आ गया इसके पास, तो देखा तो उसने M1 प्लस M2 का M3 लिख रखा था। ओके सर, समझ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जैसे हम लोग डेथवेल किए हैं, ये वाला डेथवेल मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, वैसे तुम लोग एक वो देखे हो, एक राइड देखे होगे जो वर्टिकल प्लेन में होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो ऐसा? और कितने लोग इमेजिका से होके आए हो? गए हो ना सब लोग? यस सर वो दूसरी जगह गए। यस सर। ओके। इमेजिका में वो वाला झूला झूले जो ऐसे हैंड फोल्ड करवाता है और अप्रॉक्स 5th फ्लोर की हाइट से सीधा नीचे ले जाता है और ऐसे फिर ये पानी में फेंकता है। आई थिंक ये तुम लोग के लिए ओपन नहीं होगा। राजासोरस था वो कुछ तो। राजस्व क्या? आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हाँ सर पता है, मतलब पहले बंद होता है नीचे का और फिर डायनासोर एकदम से वाला खुलता था है क्या सर। सर? हाँ हाँ, अचानक से खुल जाता है। डायनासोर सर। वाला। ठीक है ओके। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो और भी तुम देखे होगे, जैसे ऐसा है, यहाँ से पुश किया और ये पूरा ऐसे गोल घूम के पहुंच गया यहाँ तक, ऐसा देखे हो? नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर तो ऐसा। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब कुछ मतलब ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली पूरा सिचुएशन कि क्या क्या होगा यहाँ पे। अभी के लिए मान लो कि दिस इज पोजीशन A, यहाँ पर है वेलोसिटी V है, दिस इज पोजीशन B, यहाँ पे है वेलोसिटी VB, और कोई रैंडम सा लेट्स से दिस इज पोजीशन C, यहाँ पर वेलोसिटी है VC, दिस एंगल इज थीटा। नॉर्मल एट A, नॉर्मल एट B और नॉर्मल एट C तीनों बताना है क्या क्या होगा।
ए क्या आया? नहीं प्रथमेश, ए पे क्या क्या फोर्स होगा? एक mg और एक mva स्क्वायर बाई आर और एक नॉर्मल, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल एट ए विल बी इक्वल टू mg प्लस mva स्क्वायर बाई आर। सिमिलरली नॉर्मल एट बी बताओ क्या आएगा? यहाँ पर देखो mv स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, mg क्या mg माइनस mvb स्क्वायर बाई आर। और अगर हम लोग सी पे देखें तो यहाँ पर m vc स्क्वायर बाई आर और नीचे की ओर mg और इधर की ओर n, ये एंगल है थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल एट सी विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, mg cos थीटा प्लस mvc स्क्वायर बाई आर। सिंपल सा है यहाँ तक। अब ये वाले टर्म को देखो, ये वाला जो nb वाला टर्म है, what if mg is less than mvb स्क्वायर बाई आर? क्या होगा यहाँ पे? बहुत मजा आ जाएगा, उसके कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों के पास वो बचपन में वो टॉय था जिसमें ऐसा ऐसा पार्ट था और यहाँ से तुम लोग कार फेंक रहे थे, ऐसा वाला टॉय यूज किया? ये ऐसे जाता है। हाँ सर वो Hot Wheels। हाँ, तो अगर Yes, sir. अगर इसको स्लो स्पीड में फेंकोगे तो क्या होता है? तो कवर नहीं कर पाएगा, कवर नहीं करेगा, ये यहाँ से जाएगा ऐसा कुछ और यहाँ से नीचे पीछे आ जाएगा कुछ। हाँ ओके। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर मेरा mg कम हुआ mvb स्क्वायर बाई आर से, तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज नॉर्मल एट बी क्या होगा? 0 होगा, राइट? यस सर, वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। मतलब नो कांटेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गिर जाएगा, है ना? यस सर। तो हम लोग को थोड़ा सेफ्टी रखना होगा कि हम लोग इतना वेलोसिटी दें ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर mg बड़ा रहे कंपेयर टू mv स्क्वायर बाई आर से। एक मिनट सर मतलब वो वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड होगा mg? एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? m नॉर्मल इक्वल टू mvb स्क्वायर बाई आर माइनस mg आएगा, उल्टा आ रहा है। mg अगर मान लो mg बड़ा हो गया तब ये कैसे होगा? क्या प्रथमेश? नहीं सर, वो ही डाउट था, वो हो गया सर, अभी करेक्ट किया। ओके फाइन, ठीक है। तो अगर mg बड़ा हुआ कंपेयर टू mvb स्क्वायर बाई आर तो नॉर्मल 0 हो जाएगा और मेरा कांटेक्ट छूट जाएगा और हम लोग नीचे गिर सकते हैं। ऐसा एक्सीडेंट एक बार किसी डिज्नीलैंड या कहीं पे हुआ था और बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो हम लोग ऐसा झूला जब भी करते हैं तो ये वेलोसिटी को काफी ज्यादा देते हैं सो दैट ये पूरा घूम जाए। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे मान लो अगर मुझे r रेडियस में घुमाना है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 gr का वैल्यू देता है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा स्पीड हमेशा देना पड़ेगा तभी वो पूरा का पूरा सर्किल घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा।
सर मतलब मेडिकल वाले की जेई वाले? सब में है ये। ओके सर। ऐसा सर, चलो ठीक है। डन। यस सर। नेक्स्ट तुम लोगों का काम, अच्छा चलो तो एक और क्वेश्चन कर लो फिर तुम लोग का काम होमवर्क। जैसे मान लो एक ये रॉड है, इस पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने एक रिंग फंसा दिया, छोटा सा एक रिंग है। रिंग है और इसका रेडियस r है। तो बताना है पहला क्वेश्चन, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज 0, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग just after it is released, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इस पूरे सिस्टम को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, तो जैसे ही मैं उस रिंग को रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो वो रिंग के साथ मोशन कैसा होगा पहले तो ये बताओ। वो रिंग किधर मूव करेगा, उस रॉड में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? और कौन मूव करवाएगा? रिंग का एफबीडी, अच्छा ये ध्यान से, रिंग कांटेक्ट कहाँ पर होगा रॉड के साथ, ऊपर में या नीचे में? ध्यान से सोचो एक बार, रिंग ऊपर में रॉड पे टच कर रहा होगा या नीचे में टच कर रहा होगा? मतलब आई मीन इस पॉइंट पे टच कर रहा होगा ग्रीन वाले डॉट पे, या फिर येलो डॉट पे? ग्रीन डॉट पे, एग्जैक्टली। तो अभी अगर मैं एफबीडी बनाऊं, म्यू 0 है, तो इस रिंग का अगर तुम एफबीडी बनाओ तो इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पे एक mg लग रहा होगा, और कोई फोर्स एक बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर r। तो मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिंग मूव करेगा भी नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r, तो एक्सेलरेशन along horizontal direction will be omega square r, सिंपल सा। सेकेंड पार्ट, फाइंड minimum value of mu, minimum value of mu, so that ring does not slide,
g अपन ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, सिंपल सा है, बस यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स ऑफ n, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ mg। ये इसको बैलेंस कर दे, म्यू mg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, mm कैंसिल आउट हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g। ये चैप्टर इजी लग रहा है या डिफिकल्ट? कंपेयर टू लॉज ऑफ मोशन, या सेम ही है? और फॉर्मूलाज थोड़े नए, नहीं तो ठीक ही। मतलब वही है बेसिकली जो तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन में था, फोर्स बैलेंस, और यहाँ पर लिटिल डिफिकल्ट। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वहां पर जो फोर्स बैलेंस था, यहाँ पर भी फोर्स बैलेंस है, बिल्कुल सेम ही है। इन एप्लीकेशन थोड़ा सा तुमको ध्यान देना है बस, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। उसमें तो दिखता था, इसमें दिखता नहीं है ऐसा थोड़ा। क्या नहीं दिखता है? सर मतलब वो आंसर सर सर मतलब आगे उसमें जाने का कैसा था, प्रोसेस। डायग्राम देख लिया, हो हाँ। जाता था। हाँ इसमें सर। थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को हाँ पहले। सर। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा पहले अच्छे से, वही सर। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। यस मतलब सर, सबसे- और हर बार यही, डायरेक्ट देखा था। हाँ, इस चैप्टर में हर बार यही होगा कि तुमको एफबीडी बनाओ और क्वेश्चन फोर्स बैलेंस करो सारे जगह। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क क्या होगा? होमवर्क सॉल्व्ड एचसी वर्मा से, एचसी वर्मा इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1, सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन 1 to 12, exercise क्वेश्चन, एक्सरसाइज आई थिंक पूरा कर सकते हो। वन to 24 and 27 to 30, 1 to 24 and 27 to 30, 25 26 स्किप करना है अभी, नेक्स्ट क्लास के बाद वो कर लेना। यस प्रणव, आज बस फिजिक्स है। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास मैंने पीडीएफ भेजा है, वो पीडीएफ सॉल्व करना एंड देन बुकलेट। सर कौन सी पीडीएफ? मैंने तुम्हारे ग्रुप पे 2 पीडीएफ भेजा है, फिर से भेज दूं? आई थिंक काफी पहले भेजा था। सर वो एलन वाला? नहीं, एलन वाला नहीं, एलन वाला तो लॉज ऑफ मोशन का ना, मैं सर्कुलर मोशन का भी 2 पीडीएफ भेजा। सर ये चैप्टर स्टार्ट होते ही भेजा था। हाँ, मैं फिर से भेज देता हूँ। ठीक है, तो पहले ये करना, फिर उसके सर बाद कब तक सबमिट करना है? एचसीएम तो अपना नेक्स्ट क्लास के पहले, बिफोर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास अपना कब है? सैटरडे को है, तो सैटरडे के पहले, बिफोर सैटरडे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने क्वेश्चन है? 12 और 28, 40 क्वेश्चन है, तो हार्डली 6-7 आवर्स, 6 आवर्स मैक्स, 6 आवर्स भी नहीं लगेगा, 5 आवर्स। ठीक है, फिर पीडीएफ सॉल्व करना, अगर जिनका हो जाए एचसीएम वो पीडीएफ स्टार्ट कर देना, और देन बुकलेट भी कर लेना टेस्ट के पहले, जब भी यूसीएम का टेस्ट होगा उससे पहले बुकलेट खत्म कर लेना। फाइन। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।